जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज तारीख है 10 और बार है मंगलवार। कल भी मैंने आपको अपडेट दी थी और जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो कल मैंने आपको बता दी थी। रविवार को अपनी बात नहीं आ पाया था और आज आना ही था अनछुए पहलू को। तो दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट अब हम आपको देने वाले हैं। आज बहुत सारी खबरें हैं सर, राज्य स्तर की भी बहुत सारी खबरें हैं। चुनावों की जो सुगबुगाहट है वो भी तेज़ हो गई है। कल से उस मामले को लेकर के भी अब सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी। दोनों ही पार्टियां जो हैं वो भी अब अपनी अपनी कवायद में जुट चुकी हैं और कुल मिलाकर के अब गाँवों की सरकार जो है वो चुनी जाएगी 6 जिलों में। तो उसको लेकर के भी कुछ अपडेट हैं वो मैं आपको दूंगा। इसके अलावा गंगापुर सिटी नगर परिषद की भी कुछ अंदर की बातें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे मुद्दे हैं, राज्य सरकार से जुड़ी हुई बहुत अच्छी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो उम्मीद ये करता हूं कि अब जल्द से जल्द पहले तो आप शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। आज आपको थोड़ी सी रोशनी कम लग रही होगी क्योंकि नेहरू गार्डन में जहाँ से हम रोज़ाना लाइव करते थे वहाँ आज थोड़ा सा फॉल्ट था लाइट में, तो हमने दूसरी जगह से लाइव करने का फैसला किया। गर्मी अच्छी खासी है, कल अच्छी खासी बारिश हुई थी लेकिन आज वो सारी बारिश है ना पता नहीं कहाँ धुल गई और आज दिन भर अच्छी गर्मी पड़ी है और अभी भी अच्छे खासे पसीने आ रहे हैं मुझे। पर चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की। प्रदेश में आगामी 5 महीने के लिए 1500 होमगार्ड जो हैं उनको नियोजित किया जाएगा। इसके आदेश आज निकाल दिए हैं, यानी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी आने वाले 5 महीनों के लिए 1 अगस्त से लेकर के और 31 दिसंबर तक। वित्त विभाग ने भी इसकी स्वीकृति आज जारी कर दी है और कोरोना की स्थिति को देखते हुए रात्रि गश्त में इनका इस्तेमाल किया जाएगा और 1500 जो होमगार्ड हैं वो लगाए जाएंगे। ये फैसला हुआ है आज। प्रदेश में एक बड़ी खबर, अब हालांकि इस खबर के बारे में क्या कहूँ, ऐसा लगता है जैसे बार बार और ये मजाक सा बन करके रह गया। विद्यालय खोलने को लेकर के अपडेट क्या है। हालांकि मैं टीम से कहूँगा थोड़ा सा देखते रहना सर, हो सकता है कोई आ जाए फैसला। कि जो कमेटी बनाई थी 5 सदस्यों की, उस कमेटी के साथ में आज सीएम गहलोत ने विचार विमर्श किया और कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो सीएम गहलोत को सौंप भी दी। कमेटी ने ये सहमति बनाई है कि 9वीं क्लास से ऊपर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेज उनकी शुरू की जा सकती है, यानी उन विद्यालयों को खोला जा सकता है। इसमें सभी ने सहमति जता दी है और अब अंतिम फैसला करना है सीएम गहलोत को। प्राथमिक कक्षाएं जो हैं वो फिलहाल बंद रहेंगी, उसको लेकर के कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। 6ठी से लेकर 8वीं तक के जो विद्यालय है वो द्वितीय चरण में खोले जा सकते हैं, इनके बाद में जो फीडबैक आएगा उसके बाद में। अब वही बात आती है कि पहले 5 सदस्यों की कमेटी बना दी, फिर उसकी रिपोर्ट है, फिर वही सीएम गहलोत निर्णय करेंगे। इससे पहले भी यही हुआ था कि साहब हमने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, अब अंतिम निर्णय सीएम गहलोत को करना है। बार बार यही हो रहा है और नतीजा कुछ निकल करके सामने आ नहीं रहा है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि उम्मीद अभी ये है कि विद्यालय खुल जाएंगे। शायद आज कल में ही निर्णय आ जाएगा और तारीखों को लेकर के भी पता चल जाएगा कि कब विद्यालय अब खुलने वाले हैं। एक बात, दूसरी बात 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय तो खुलेंगे ही। कॉलेज स्तर के जो विद्यालय हैं उनको लेकर के निर्णय लिया है कि एक तो वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया जाए स्टूडेंट के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, वो कॉलेज जा सकते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं लगवाई है उनका भी वैक्सीनेशन करवाया जाए ताकि फिर कॉलेज भी शुरू किए जा सकें। तो उम्मीद ये करते हैं 9 से लेकर के और ऊपर तक कॉलेज तक की जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी ऑफलाइन। और आज जो कमेटी है उसने तो अपनी जो रिपोर्ट थी वो दे दी सीएम गहलोत को। अब देखना होगा क्या होता है और क्या निर्णय नहीं होता, लेकिन वही है कि साहब फैसला तो सीएम गहलोत ही करेंगे। कल से गांवों की सरकार के लिए गहमागहमी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार कलेक्ट्रेट पर भीड़ नहीं होगी। कोरोना के चलते काम डिवाइड कर दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं। और 3 चरणों में ये होने वाले चुनावों में 23 लाख वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। पंचायत समिति सदस्य आरओ के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि जिला परिषद सदस्य एआरओ के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कलेक्ट्रेट पर भीड़ जो है वो कम रहेगी और अब कलेक्ट्रेट पर ज़्यादा गहमागहमी नज़र नहीं आएगी इस बार पंचायत चुनावों में। और अब एक ऐसा तलाक जो चर्चा का विषय रहा, आईएएस टीना डाबी को आज तलाक मिल गया उनकी सहमति से। दरअसल मैं आपको बता दूं ये चर्चित क्यों है, ये चर्चा में क्यों रहा है कि 2015 की आईएएस
जो एसएससी की एग्ज़ाम थी, सिविल सर्विस परीक्षा की एग्ज़ाम 2015 में, ये टॉपर रही थी टीना डाबी। और 2015 में ही जो दूसरे स्थान पर रहे थे कश्मीर के रहने वाले अतहर अहमद, वो भी IAS हैं। और 2016 में इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। 2016 में ट्रेनिंग के दौरान ही इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और उसके बाद में 2018 में इन दोनों ने शादी कर ली। उस समय भी काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन अब से 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले इन्होंने अपनी सहमति से ही और संबंध विच्छेद करने की एक एप्लीकेशन लगाई थी और वो प्रोसीजर चल रहा था। आज अदालत ने फैसला सुना दिया है और दोनों का तलाक हो गया है। 2018 में दोनों ने शादी की थी और 2016 के बैच के ये IAS हैं दोनों ही और राजस्थान कैडर के हैं। ठीक है, तो ये बड़ा चर्चित मामला था, इसलिए इसको नोट करना और आप तक पहुंचाना ज़रूरी लगा मुझे। अवैध बजरी खनन के खिलाफ विभाग ने सवाई माधोपुर के दौलतपुरा, गौर से सुनना इस खबर को और शेयर भी करना, हाँ, अवैध बजरी खनन और परिवहन को रोकने के लिए अब खनन विभाग ज़्यादा सख्ती के मूड में आया है और कुछ नई चौकियों की स्थापना कर दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सवाई माधोपुर में दौलतपुरा, सूरबाल, लालपुर उमरी, बांस की पुलिया, सीसोला, भगवतगढ़, मलारना चौड़, रामसिंहपुरा और भूखा में नए चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज सवाई माधोपुर में 29 वाहनों को जब्त किया गया है। यानी बजरी खनन के खिलाफ अब सख्त होगा सरकार का रुख। मगर ये समझ नहीं आता साहब, आप लगातार इनके खिलाफ ही सख्त होते जा रहे हैं और बजरी फिर भी चालू है। मतलब इतने साल से ये स्टोरी चलती आ रही है, इस कहानी को आप आखिर ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते? बार बार एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है कि शायद बजरी खनन को लेकर के सरकार कोई फैसला कर लेगी। जो सरकार आती है उसका फोकस सीधा बजरी खनन पर रहता है, उसकी नज़र में मुद्दा भी बजरी खनन रहता है। उसके बावजूद भी सरकारें कोई निर्णय कर नहीं पाती हैं और ये मामला चलता ही रहता है। क्या भवनों का निर्माण रुक गया? क्या सरकारी इमारतों का निर्माण रुक गया? क्या बजरी का आना रुक गया? जब सब कुछ आ ही रहा है तो आप सख्ती किस पर कर रहे हैं? समझ नहीं आता कि इसको लेकर के सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है। यदि कोई मामला है तो कोर्ट से क्यों नहीं इसको लेकर के गुहार की जा रही है और अपना पक्ष क्यों नहीं रख पा रही है सरकार? जबकि कुछ दिन पहले हमने ये खबर पढ़ी थी कि साहब कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको निश्चित करके और सरकार अब इजाज़त दे देगी साहब बजरी खनन को। लेकिन आज जो फैसला आया उसके मुताबिक तो यह है कि साहब आपने पता नहीं कैसे फिर से इस पर कि साहब ये तो सख्ती की जाएगी, बजरी तो फिर भी आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर और ज़्यादा अपराध को आमंत्रित कर रहे हैं? आपने उनको बजरी माफिया तो बना ही दिया, लेकिन इसमें पुलिस का दामन जो है ना वो भी काला हो रहा है। पुलिस के दामन पर भी दाग लग रहे हैं कि बजरी आ भी रही है, पुलिस रोक भी रही है, फिर भी बजरी नहीं रुक रही है। भरतपुर धौलपुर की तरफ तो आप देखो कि साहब इतना तगड़ा मामला हो गया कि सरेआम वो लोग फायरिंग करते हैं पुलिस पर। बजरी से भरी हुई ट्रॉलियां जो जा रही हैं वो न जाने कितने लोगों को काल का ग्रास बना चुकी हैं। तो बजरी रुक तो सकती नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि सख्ती करे जा रहे हैं हम बजरी पर, और भी ज़्यादा सख्त किए जाएंगे और ज़्यादा जो है चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। सरकार को इसको लेकर के बहुत संजीदगी के साथ में, गंभीरता के साथ में निर्णय लेना चाहिए कि आखिर बजरी कितनी अनिवार्य है और इसका चलना कितना ज़रूरी है। घर घर औषधि योजना की सीएम कल समीक्षा करेंगे और कल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ना उसकी भी कल सीएम गहलोत जो है समीक्षा करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, प्रत्येक परिवार को 8 औषधीय पौधों की एक किट मिलने वाली है। ये पूरे प्रदेश भर में चल रहा है मामला और अब तक 7 दिन में 4 लाख परिवारों तक इन पौधों को पहुंचाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ ज़िले में टारगेट अचीव किया है वहाँ के प्रशासन ने। प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थान, बिल्कुल सर, ये एक ऐसा मैटर है जो चलता आ रहा है। हम भी कई बार जो पदाधिकारी हैं उनको लाइव ले चुके हैं अपने चैनल पर कि उनका अपना दर्द है और सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कई बार उनको ठंडे छींटे दे करके शांत कर दिया जाता है, लेकिन मामला फिर भी जस के तस बना हुआ है। इन मांगों को लेकर के, विभिन्न तरह की मांगों को लेकर के और अल्टीमेटम दिया सरकार को निजी शिक्षण संस्थानों ने 15 अगस्त तक का। अगर 15 अगस्त तक सरकार कोई निर्णय कर लेती है और उनकी मांगों को पूरा कर देती है तो ठीक है, नहीं करती है तो 24 अगस्त से प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा निजी शिक्षण संस्थान संघ।
विभिन्न मांगों में देखिए, एक तो आरटीई का पैसा उनका रुका पड़ा है, वो पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा। टीसी काटने और प्रवेश को लेकर के जो नियम हैं उनमें कोई स्पष्टीकरण अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, उसको लेकर के वो लोग परेशान हैं। दूसरी बात, मान्यता संबंधी प्रकरण है, बोर्ड की पेनल्टी माफ़ करने का मामला है, इनको लेकर के और जो उनका अपना जो दर्द है वो कई बार सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन सरकार फिर वही बात आती है बार बार कि बस आश्वासन दे करके और मामला शांत कर देती है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? बहुत सारे मामले ऐसे हैं। आपको मैं बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में एक ब्रेकिंग आई है। कल प्रदेश भर में अगर कहीं भी लाइट में फॉल्ट आ गया तो कोई सुधारने वाला नहीं मिलेगा और ना कोई सुनने वाला मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रदेश के जितने भी तकनीकी बिजली कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं कल जयपुर और सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के। तो कल आपकी बिजली विभाग में कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर लाइट चलेगी, कोई फॉल्ट हो गया, कितनी देर कट हो गई, कोई पता नहीं है, तो कल वो भी सब लामबंद होकर के और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज के जो पीएफ हैं, भविष्य निधि पेंशनधारी हैं, वो भी सरकार से टकराने के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारे काम ऐसे थे जो बिल्कुल रुक गए। हाँ, सरकार के अपने काम नहीं रुके जिसमें सरकार का अपना हित जुड़ा हुआ है। शराब के ठेके तो बिल्कुल धड़ल्ले से हुए, कहीं कोई परेशानी नहीं आई। कोरोना भी चल रहा था उस समय, तो ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिए, ऑनलाइन ही दुकानों का आवंटन हो गया, सारा काम हो गया। कितने सारे काम ऐसे थे जो सरकार ने अपने स्तर के जो थे वो तो करवा लिए, लेकिन जनहित की जब बातें आई तो उसमें सरकार फिर पीछे कैसे रह गई। बहुत सारे काम है सर ऐसे। मानते हैं कि साहब क्रिटिकल कंडीशन थी, मानते हैं कि साहब सिचुएशन ऐसी नहीं थी, लेकिन सर जनता है। अब जब धीरे धीरे आपने सब चीज़ें शुरू कर दी हैं तो इन चीज़ों को भी आपको प्राथमिकता से देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि पहले वो काम ज़्यादा ज़रूरी हैं जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं, पहले उनको किया जाए। आप लग रहे हैं विधायकों के टीएडीए बनाने में, उनको बढ़ाने में। आप लग रहे हैं विधायकों के लिए अब शानदार सौगात और मिलने वाली है। विधायकों को बहुत शानदार से फ्लैट और क्वार्टर मिलने वाले हैं अब नई ये तरीके से। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा सर। जब आप आम आदमी के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। चलिए, हमारी टेक्निकल टीम कह रही है कि सर बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं। मर्जी है सर आपकी, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शेयर किया कीजिए। तो ये बात है। राजस्थान में वर्षा के पानी के संचयन को लेकर के सरकार अब कड़े प्रावधान ला सकती है। आपको मैं बताऊं, हालांकि ये पहले से भी किया जा रहा है। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने भी जल संचयन की योजना बनाई थी। इससे पहले जब गहलोत सरकार थी तब उन्होंने भी जल संचयन के लिए, जन प्रबंधन के लिए योजना बनाई थी कि वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोका जाए ताकि भूमि के जल को बढ़ाया जाए। इसको लेकर के पहले भी गाइडलाइन और कुछ नियम बनाए गए थे। अब सरकार उनको और भी सख्त करने के मूड में है। मैं आपको बता दूं कि बारिश का पानी भूमि के अंदर पहुंचे, इसके लिए पहले भी गहलोत सरकार ने 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया था। बहुत सारे सरकारी इमारतों में आपने देखा होगा, उस समय सरकार ने अनिवार्य कर दिया था कि भाई वर्षा के जल को रोका जाए, पाइप के माध्यम से एक कुआं बना करके और उसको नीचे पहुंचाया जाए ज़मीन में, ताकि वाटर रिसोर्स जो है, धरती का जो वाटर लेवल है वो बढ़े। अब सरकार और भी इसमें कदम उठाने जा रही है। पहले 500 था, फिर 500 को घटा करके 300 किया गया, फिर अब उसको मैं बताऊं 167 वर्ग मीटर करने का सरकार फैसला करने वाली है कि 167 वर्ग मीटर का भी अगर आपका भूखंड है तो उसमें भी आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि आप वर्षा के जल का संचय कर सकें। तो इसको लेकर के भी जो प्रावधान है वो कड़े होने वाले हैं। दूसरी बात, राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं, प्रैक्टिकल जो हैं, उनकी डेट भी घोषित कर दी गई है। 12 अगस्त से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बाकी सारा टाइम टेबल जो है वो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा विद्यार्थियों को। तो ये है। और ब्रेकिंग मैंने आपको बताई थी कि लगभग 10,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो, हालांकि धारा 144 लगी हुई है पंचायती चुनावों के मद्देनज़र, लेकिन फिर भी जो बिजली कर्मचारी हैं वो कल जयपुर कूच करेंगे, जुटेंगे और अपनी 8 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखेंगे। तो कल वो भी एक प्रदर्शन करने वाले हैं।
चलिए, राज्य स्तर की ये बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी आज भरतपुर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस वार्ता में उन्होंने जो अपनी खुन्नस थी या ये कहें कि राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल है और अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। बलात्कार हो या दलित उत्पीड़न के मामले हो, ये बड़े हैं और सरकार आंख मूंद करके बैठी है। इसके अलावा एसीबी के द्वारा पकड़े गए डॉक्टर अनिल गुप्ता के मैटर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस बिना पर उन्हें छोड़ा गया, ये सरकार स्पष्ट करे। सरकार एक तरफ तो केंद्र सरकार पर उंगली उठाती है, अब वो खुद इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाती। तो जमकर के कोसा आज पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने वर्तमान मौजूदा कांग्रेस सरकार को। गढ़ीबाजना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3000 के इनामी बदमाश और कुख्यात डकैत केदार गुजर को आज गिरफ्तार किया। आरोपी 2015 से फरार था और मुखबिर की सूचना पर उसे सिंगरावली मोड़ से दबोचा गया। रात्रि को तेज बारिश के चलते कुम्हेर के बोरई पंचायत के गांव सेह में एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें पीड़िता कैलाशी रहती थी। बीपीएल परिवार की है, गरीब परिवार की है और मकान के नीचे दब करके और उसका जो सामान है, घरेलू सामान, वो भी नष्ट हो गया। हालांकि जब मकान गिरने लगा तो उसने अपने बच्चों को ज़रूर बाहर निकाल लिया, तो इस तरह किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ। बीपीएल परिवार में है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि उसे अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया और अब उन्होंने एसडीएम से गुहार लगाई है कि साहब मुझे आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि उसका पूरा आशियाना उजड़ गया और बच्चे बेघर हो गए। तो ये गुहार उन्होंने लगाई है। भरतपुर के डॉक्टर अनिल गुप्ता का मामला एसीबी ने ट्रैप करा था और कल भी मैंने इस बारे में आपको बताया था कि ट्रैप करने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको लेकर के एसीबी पर उंगलियां भी उठ रही हैं कि साहब ऐसा क्या मामला था, जबकि 7 साल पहले भी इसी बंदे को एसीबी ने ट्रैप किया था रिश्वत लेते हुए और अब गिरफ्तारी भी नहीं की। हालांकि जो डीजी हैं बीएल सोनी, उन्होंने कहा था कि साहब उसने एक तो ये बताया साहब मेरे हार्ट संबंधी बीमारी है और जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया था उस समय ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं था उसका, और इन बीमारियों के चलते हुए उसको गिरफ्तारी नहीं हो पाई, ये गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है और अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले की जांच जो है वो एएसपी को सौंपी गई है और उसके बाद ही गिरफ्तारी की जो कवायद है वो शुरू होगी। चलिए, डीग के मालपुरा मोर कुटीर मंदिर के मेन से रात्रि में 4-5 बदमाशों ने मारपीट करके और चाबी छीनने का प्रयास किया गया। चाबी मांगी गई, जब उन्होंने चाबी नहीं दी तो बदमाशों ने लाठी डंडों और सरियों से उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद ज़बरदस्ती उन्होंने ताला तोड़ करके और 7,000 रुपये की नकदी, मोबाइल और अन्य सामान पर हाथ साफ करके और वहाँ से बदमाश फरार हो गए। इसका मामला दर्ज करवा दिया गया है डीग थाने में। वहीं उज्जैन के सरकारी स्कूल को भी चोरों ने निशाना बनाया और कंप्यूटर, इन्वर्टर सहित लगभग 1 लाख रुपए का माल लेकर के वो फरार हो गए। मामला सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंधियारी का है ये, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंधियारी का ये मामला है। भुसावर से खबर है। हलेना थाने के आमोली टोल पर अनियंत्रित होकर के एक यात्री बस पलट गई और जिसमें 18 लोग घायल हुए हैं और एक युवक की मौत हो गई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता मौके पर पहुंचे और अस्पताल का दौरा करके और घायलों की कुशलक्षेम पूछी, जानकारी ली। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबर है, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? घर में बैठे हो, है ना, कूलर के सामने, पंखे के सामने। हमें तो यहाँ हवा भी नहीं लग रही, आज गर्मी है। हालांकि थोड़ी बहुत हवा चल ज़रूर रही है पर उमस तो है सर, गर्मी तो है। पर खबरें तो आपको सुनानी है, बिना खबरों के और ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। जब खबरें सुना देता हूँ ना तो थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है मुझे और राहत मिल जाती है। और भी राहत मिलेगी अगर आप खबरों को शेयर करते रहेंगे, जागरूक रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करते रहेंगे, तो फिर मज़ा आएगा अपने अधिकारों के लिए लड़ने में। चलिए अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिश्नोदा गांव में छापेमारी की और जिसमें मौके से 306 देशी शराब के पौवे पुलिस ने बरामद किए, आबकारी विभाग ने। वहीं गांव बीघाकापुरा में 5 लीटर हथकड़ शराब जो है वो जब्त की और एक आदमी को गिरफ्तार भी किया है। शुक्र है वहाँ कम से कम आबकारी विभाग काम तो कर रहा है। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में तो सुनने को ही नहीं मिल रहा कि आबकारी विभाग कोई कार्रवाई भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। हमारे नोटिस में तो अभी रिसेंटली कोई ऐसी कार्रवाई नज़र नहीं आ रही हमको जो अभी की हो आबकारी विभाग ने।
सैंपऊ पुलिस ने महज 12 घंटे में ही बीती रात पुलिस पर जानलेवा हमला करने के 2 आरोपियों को दबोच लिया। बीती रात की घटना है कि बदमाशों ने सैंपई पुलिस पर फायरिंग की और लूट की नीयत से वो आए थे, जिसमें एक जवान मानविंदर सिंह गुजर घायल हो गया था और पुलिस ने टीम बना करके दबिश देना शुरू किया और 12 घंटे में ही उन दोनों आरोपियों को पकड़ भी लिया। नरेश और विनोद नाम के ये दोनों जो आरोपी हैं, इनको कैथरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। नेशनल हाईवे 123 पर धौलपुर भरतपुर राजौरा खुर्द स्थित टोल पर कार चालक द्वारा टोल कर्मियों पर कार चढ़ाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। टोल कर्मियों को घायल करने या मारने के इरादे से उसने ज़बरदस्त तरीके से उस कार को चढ़ाने का प्रयास किया और टोल देने की बात को लेकर के बहस हुई थी और ये मामला फिर तूल पकड़ गया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात ये कैद हो गई। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से ज़्यादा बड़ी खबरें आज नहीं है, बरसात हुई नहीं है तो ठीक ठाक है मामला, थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है लोगों को। लेकिन एक खबर ज़रूर आई है, बार बार बंद खोलना 6 बार ऐसा हो चुका है कि पांचना में पानी की आवक लगातार जारी है। इसके चलते जहां देर रात को गेट बंद कर दिए गए थे, निकासी रोक दी गई, वहीं आज फिर से पांचना के 4 गेट खोलने पड़े पानी को निकालने के लिए। 257 के समथिंग पानी उसमें है और 258 उसकी क्षमता है। जैसे ही पानी ज़्यादा होता है तो गेट खोल करके पानी की निकासी करनी पड़ती है। आपको मैं बताऊं, इस समय 4 गेट खोले हुए हैं और 1 मीटर के समथिंग पानी निकाला जा रहा है। अब तक अब जो है 5500 क्यूसेक पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है, जबकि देर रात को बंद कर दिया था और अब उसे फिर से खोलना पड़ा। तो ये ज़रूर एक करौली से खबर है और गंभीर नदी में वापस पानी की आवक बढ़ गई है। सवाई माधोपुर चलते हैं, हमारे ज़िले से क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। जिला कलेक्टर ने पंचायती राज चुनावों के मद्देनज़र कोविड-19 की पालना के लिए CMSO तेजराम मीणा को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है और तेजराम मीणा जी के अलावा ब्लॉक नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है, जो पंचायती राज चुनावों में इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 के निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि ये गाँवों के चुनाव है, गाँवों की सरकार है, तो कई बार बहुत सारे नियम ताक पे रख दिए जाते हैं। खैर, इसके लिए अब नोडल अधिकारी, ब्लॉक नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। डॉक्टर बद्रीलाल वो गंगापुर सिटी के ब्लॉक नोडल अधिकारी होंगे। NK मीणा बामनवास, डॉक्टर श्यामलाल मीणा को बौली, कैलाचंद सोनी को मलारना डूंगर, डॉक्टर दिलीप मीणा सवाई माधोपुर, डॉक्टर कमलेश मीणा चौथा बरवाड़ा तथा कुलदीप मीणा खंडार के ब्लॉक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं पंचायती राज चुनावों के मद्देनज़र। पंचायती राज चुनावों के लिए कलेक्ट्रेट ने कमरा नंबर 21 में कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी है और ये 24 घंटे काम करेगा 3 पारियों में। अलग अलग अध्यापकों की ड्यूटी यहाँ लगा दी गई है। दूसरी बात, मैं इसके नंबर आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। चुनावों से संबंधित कोई भी बात है तो तुरंत आप इस कंट्रोल रूम पर सूचना दे सकते हैं। पहले तो सवाई माधोपुर का जो कोड नंबर है वो है 07462, ये आप नोट कर लें, और उसके बाद में 220 602 ये लैंडलाइन नंबर है कंट्रोल रूम का, जो 24 घंटे काम करेगा। और उद्योग केंद्र के उपनिदेशक सुग्रीव मीणा को इसका प्रभारी बनाया गया है और मैं सुग्रीव जी जो हैं प्रभारी, उनके भी नंबर आपको दे देता हूं, आप नोट कर लें। 9414693068 ये वहाँ के कंट्रोल रूम के प्रभारी हैं जिनको हम सूचना दे सकते हैं। और यह 3 पारियों में 24 घंटे काम करेगा और इसमें विभिन्न अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं जिले में अधिसूचना जारी हो जाएगी कल और नामांकन भी शुरू हो जाएगा अधिसूचना के साथ ही। बामनवास और गंगापुर में प्रथम चरण में ही चुनाव है हमारे यहाँ। बामनवास में भी प्रथम चरण में है और गंगापुर में भी प्रथम चरण में और बामनवास में भी प्रथम चरण में है। 26 अगस्त को वोटिंग होगी। गंगापुर सिटी में 23 और बामनवास में 17 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा। गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए तो गंगापुर सिटी में 1,60,134 मतदाता हैं, महिला पुरुष दोनों मिलाकर के 1,60,134 है। और बामनवास की अगर बात की जाए तो 1,17,578 मतदाता हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे इन पंचायती राज के चुनावों में 26 अगस्त को। ठीक है, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। चौथा बरवाड़ा के DIDH विद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ था, हमारे पेज पर भी आपने देखा होगा। विद्यालय में ताश खेलते हुए अध्यापकों का।
आज इसको लेकर के ग्रामीण आक्रोशित नजर आए और उन्होंने विद्यालय के गेट पर जड़ दिया ताला और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की है सरकार से मांग, प्रशासन से मांग की है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं, तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो फटाफट अगर जो शेयर नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जोड़ें। आज नगर परिषद के आयुक्त दीपक चौहान जी से उनके चैम्बर में लगभग 1-1.5 घंटे मेरी कई मुद्दों पर बात हुई है और बहुत अच्छी और सकारात्मक चीज़ें निकल कर के वहाँ से सामने आई हैं। कई सारे इशू थे जो मैंने उनके सामने उठाए हैं और उनका बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया भी। मैं लाइव भी उनको लेना चाहता था मगर उन्होंने मना कर दिया कि सर आपको जो पूछना है ऑफ कैमरा आप पूछ लें, और आयुक्त साहब कभी आते भी नहीं हैं ज़्यादातर कैमरे के सामने। एक तो सबसे अच्छी बात उन्होंने मुझे ये बताई कि प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है इसको लेकर के नगर परिषद ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पट्टे बनाए जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है और हमसे भी ये कहा है कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करें कि नगर परिषद ने इस बार ज़्यादातर जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं। ज़्यादातर जो नगर परिषद की सेवाएं हैं वो अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन ही अप्लाई आप करें। जैसे भवन स्वीकृति का मामला है, अगर भवन स्वीकृति आपको लेनी है तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी जैसे फायर सेफ्टी की एनओसी लेनी है या और भी मामले हैं, अब ये सारे आपको ऑनलाइन ही करवाने पड़ेंगे। एक बात उन्होंने ये कही कि देखिए प्रशासन का शहरों के संग अभियान जब चलेगा तो पट्टों पर फोकस रहेगा, तो जितने भी नागरिक हैं जिनको पट्टे बनवाने हैं, हमारी उनसे ये अपील है कि वो अपने जितने भी कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल हैं, उनको पहले ही कंप्लीट करके रखें और उनको जमा करवाएं, ताकि अभियान में फिर आपको पट्टे देने का ही काम रहे। ऐसा ना हो कि फिर एंड टाइम पे आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़े। तो ये उन्होंने कहा। शहर के विकास को लेकर के भी आज उन्होंने कहा कि शहर का पूरा लेआउट प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में ड्रोन के माध्यम से भी शहर का पूरा खाका तैयार किया जाएगा, शहर के एक एक मोहल्ले को, कॉलोनी को देखा जाएगा और उसके हिसाब से फिर आने वाले दिनों की जो प्लानिंग है वो की जाएगी। तो ये अच्छी बात रही। कई चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि बिल्कुल सीवरेज है, तो सीवरेज के बारे में उन्होंने बिल्कुल सही बात भी कही है कि देखिए जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें अनियमितताएं या अव्यवस्थाएं होना स्वाभाविक भी है। हम इन चीज़ों के यूज टू नहीं है, हम इन चीज़ों के मुताबिक ढलने में हमको वक्त लगेगा। हाँ, हो सकता है कि मॉनिटरिंग की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से कई खामियां रह जाती हैं, लेकिन सीवरेज है या अमृत योजना का जो काम है, मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां इन कामों को कर रही हैं। अगर वो कोई तकनीकी कमी छोड़ते हैं तो मेंटेनेंस भी आने वाले दिनों में उन्हीं को करना है, ये भी श्योर है, क्योंकि जो उनको टेंडर दिया गया था उसमें ये टर्म एंड कंडीशन में ये था कि आने वाले दिनों में इसकी जो पूरी गारंटी है और जो पूरी इसकी देखभाल है वो इन्हीं कंपनियों को करनी है। अमृत योजना का काम कई वार्डों में अब शुरू हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। वार्ड नंबर 38 में आज मैं गया था, वहाँ खुदाई करके पाइपलाइन तो पहले डाल दी गई थी, अब उसको कनेक्ट करने का काम भी शुरू हो चुका है। आज वो भी मैंने देखा है। और इसके अलावा पार्षद आकिब जी हैं, उन्होंने भी उनके वार्ड से मेरे पास में वीडियो डाले थे, वहाँ भी अमृत योजना का काम जो है वो शुरू हो चुका है, पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये है कि उम्मीद ये करते हैं विकास को रफ्तार मिलेगी, जनता की जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर होंगी। अब मैं भी अपने माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं जनता से कि बिल्कुल आप भी थोड़ा सा जागरूक रहें। एक सबसे बड़ी खामी हमारे अंदर ये है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हमें, हालांकि हम मानते हैं इस बात को कि धैर्य भी रखें तो कहाँ तक रखें, 1.5 साल 2 साल हो गई साहब, लगातार व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन ये 1.5-2 साल ये मत भूलिए आप कि ये पूरे 1.5-2 साल है ना, ये कोरोना की भीड़ चढ़ गए। सरकार अपनी प्लानिंग को इन फील्ड एग्जीक्यूट कर नहीं पाई है, बजट समय पर नहीं आ पाया है, कोई भी काम समय पर नहीं हो पाया है, ज़्यादातर विभागों में, कार्यालयों में छुट्टियां रही हैं, वर्क फ्रॉम होम की एक नई परंपरा शुरू हो गई। तो कई ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से बहुत सारे काम ऐसे थे जो पीछे चले गए। उम्मीद ये करते हैं अब आने वाले दिनों में काम को रफ्तार मिलेगी, विकास को रफ्तार मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आज उनसे जो बातचीत रही, मुलाकात रही, वो अच्छी रही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहीं बारिश की वजह से या कोई परेशानी है तो पार्षद अगर अनुशंसा करते हैं तो वहाँ बूढ़ा मिट्टी है या कचरा है या जो भी उनको राहत चाहिएगी
वो तुरंत वहाँ पहुँचाई भी जा रही है। सभापति द्वारा आज वार्ड नंबर 36 में पौधारोपण किया गया और वृक्षों की जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसको बताया गया। वार्ड 37 का एक चोरी का मामला था जो पदम जी ने आपको सुबह दिखाया कि रात्रि को वो परिवार जो पिपलाई का रहने वाला था, अध्यापक हैं मुदगल जी, वो अपने परिवार के साथ चले गए थे और सुबह जब आए तब उन्होंने देखा कि उनके मकान के ताले टूटे हुए थे और सारी जो चीज़ें हैं वो आप लाइव में देख सकते हैं। सरकारी अस्पताल में सुरक्षा राम भरोसे, पहले भी कई बार मुद्दा उठा है, पहले भी मरीजों के जो परिजन हैं उनके सामान चोरी होते रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके वहाँ सुरक्षा गार्ड लगा भी दिए गए, मगर अब उनका सेंस क्या निकला। रात्रि को एक पेशेंट था जिसके 2000 रुपये और मोबाइल लेकर के कोई फ़रार हो गया। सीसीटीवी कैमरों की बात करें, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पर कोई तो काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा एक बात कहता है कि आम आदमी के जो समस्या है ना वो ज़्यादा मायने रखते हैं। बड़े जो काम है ना वो तो होते रहेंगे, बड़े कामों में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम वो छोटे काम जिनको हम कर सकते हैं अपने लेवल पर बेस्ट, उनको तो कम से कम करके और हम जनता को राहत दे सकते हैं। अब आप देखिए खाद्य सुरक्षा जो है उसमें चिल्लाते चिल्लाते हमको इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो पोर्टल खुलने का नाम नहीं ले रहा, उसको नहीं खोला जा रहा है। तो एक इशू नहीं है, कई इशू हैं। अब आप देखिए बारिश के बाद में सड़कों की जो औकात है ना वो निकल करके बाहर आ गई पूरे शहर में। थोड़ी बहुत सही थी, वो अमृत योजना और सीवरेज वालों ने वैसे ही डैमेज कर दी, तो उनका तो कहना ही क्या, मैं उनका तो जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं उन सड़कों का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ सीवरेज और अमृत योजना का काम नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इस बारिश में कई जगह गड्ढे हो गए। सभापति महोदय से मेरा ये निवेदन है, आपने पहले भी पहल की थी सर हमारे कहने पर कि जहाँ उनको अस्थायी तौर पर अगर सही किया जा सकता है, उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है, मोरम आप डलवा दें, कचरा आप डलवा दें। आपने कई जगह मसाला डलवा करके भी सड़कों को ठीक किया है, तो वही चीज़ फिर से करनी पड़ेगी आपको। कई जगह ऐसी हैं सर जहाँ भयंकर गड्ढे हो चुके हैं, पानी के बहाव की वजह से सड़कें कट चुकी हैं, तो कम से कम उनको फिलहाल अस्थायी तौर पर तो ठीक करवाया जा सकता है। पर ना बहुत हादसे होंगे सर, मैंने तो सितंबर तक ही कही है कि साहब देरी से आया है तो देरी तक की ही रहेगा और फिर देर से ही जाएगा। तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज एक मामला और आया था सर मेरे सामने और बड़ा रोचक भी लगा और बड़ा अफसोसजनक भी लगा मुझे कि कहने को तो सरकारी कर्मचारी हैं भी हैं कि नहीं हैं उनको खुद नहीं पता बेचारों को। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में वो लगे हुए हैं और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो मुझे ये लगी कि उनको जो जान जोखिम में डाल करके अपना काम करते हैं, जब कहीं आगजनी की घटना हो जाती है तो सबसे पहले उन्हीं को भेजा जाता है। आग बुझाने का काम करते हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं। कोरोना के टाइम भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना, सैनिटाइज़र सारी चीज़ों में उनका इस्तेमाल किया गया। तनख्वाह तो मैं हालांकि आपको नहीं बताऊंगा कि उनको क्या मिलता है, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो थोड़ा बहुत मिलता है ना वो भी पिछले 8 महीने से उनको नहीं मिला। हर दर पर वो अपनी गुहार लगा चुके हैं और ये आज उनका दर्द मैंने जब सुना ना सर कि सर घर जाने में शर्म आती है हमको। लोगों की नज़र में ये है अरे साहब बढ़िया नौकरी है, क्योंकि उनकी भी वही वर्दी पहनते हैं, वो भी खाकी कि साहब लगता है, लेकिन अपने आप में शर्म आ रही है। घर वालों से कहाँ तक पैसे मांगें और इतना कम पेमेंट मिलता है, इतनी कम सैलरी मिलती है कि क्या कहें, उसको सैलरी नहीं कह सकते हम। और जो मिलती है वो भी ये मानो आपकी साहब मतलब ये मानिए आपके 8 महीने से नहीं मिल रही। थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता है वो भी नहीं मिल रहा। आज उन्होंने इसको लेकर के आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा। उनको जब एप्लीकेशन दी तो मुझे आयुक्त महोदय का बहुत अच्छा रवैया लगा। उन्होंने तुरंत जो इनका ठेकेदार था जिनके अंडर में ये काम कर रहे थे उसको फ़ोन करके बुलाया और उसको बुरी तरह फटकार लगाई और उसका नतीजा ये निकला कि उनको 1 महीने की पेमेंट तो उसने तुरंत रिलीज़ कर दी और बाकी उसने 15 दिन का टाइम दिया है कि साहब मैं 15 दिन के अंदर अंदर इनका जो भी शेष पेमेंट है वो दे दूँगा। तो मुझे भी अच्छा लगा कि उनको कम से कम ये राहत मिली। उन्होंने हमारा भी शुक्रिया अदा करा और आयुक्त महोदय का भी शुक्रिया अदा करा, क्योंकि आयुक्त महोदय अगर इतनी सख्ती नहीं दिखाते तो, और वो जो ठेकेदार है उसकी तो कई बार शिकायतें आ चुकी है पहले भी। ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट करो और इनको हटाओ यहाँ से,
जिन्होंने पूरी नगर परिषद को बदनाम कर रखा है। ऐसे गंदे लोग जो हैं वो काम करने के लायक नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो दर्द है ना वो सर वाजिब है सर, कि वो बेचारे जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं और शर्म आती है कि उनको क्या तनख्वाह मिलती है और वो भी टाइम पे नहीं मिल रही, बताओ आप। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कुछ काम तो उनका हुआ, तो धन्यवाद आयुक्त महोदय को भी। और पिपलाई से एक मामला आया है, ये पहले भी हमने आपको बताया था, पहले भी हमने ये मुद्दा उठाया था। और दौसा गंगापुर रेल लाइन जो पिपलाई से होकर के गुजर रही है, वहाँ एक ओवर ब्रिज बन रहा है और उस ओवर ब्रिज की जद में जितने भी मकान आए हैं, एक तो उन मकानों की तो वैसे ही अब वाट लगने वाली है। वाट इसलिए लगने वाली है कि अब वो नीचे हो गए तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको अभी तक जो मुआवजा उचित मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। कई बार वो गुहार लगा चुके हैं और आज भी उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। ये कहा कि साहब बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनको अनैतिक तरीके से लिया गया है, अबाप्त किया गया है, और अबाप्त करने के बावजूद ना तो मुआवजा मिला और ना कोई आश्वासन मिला कि साहब क्या करना है क्या नहीं करना, और हमारा धन और धर्म दोनों गया। यानी हमारे सर से छत भी चली गई और हमें पैसा भी नहीं मिला, दूसरी जगह ज़मीन भी अलॉट नहीं हुई और कोई सेंस नहीं निकला। आप ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहे हो। दौसा गंगापुर रेल लाइन के इशू तो बहुत आएंगे सर। अभी जब प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें सामने आएंगी ना, तब इसके इशू भी निकल करके सामने आएंगे। एक इशू तो अभी कुछ दिन पहले निकल करके आया था, जब वार्ड नंबर 45 सैनिक कॉलोनी में जब पानी भर गया रिको वाले क्षेत्र में, तब निकल करके सामने आया कि जिस रेल लाइन का निर्माण किया गया वह पानी निकासी के लिए कोई प्रबंध ही नहीं किया। वार्ड नंबर 50 का मामला था जो मैंने लाइव दिखाया था आपको। उन लोगों का पानी भी वहीं से निकलता था पहले, अब वहाँ बन गया रेलवे का ट्रैक और वो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो कई ऐसे इशू हैं जो अभी सामने आएंगे, लेकिन हमारी भी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, आंख मीच करके अंधी दौड़ में शामिल ना हो। विकास करना है, विकास करना है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है। छोटे पेड़ों को कुचलने की कोशिश क्यों कर रहे हो बड़े दरख्तों के चक्कर में? विकास के मामले में इतने अंधे भी मत बनो कि साहब आम आदमी के दर्द, आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो आपको दिखाई ना दे। और अगर हम दूसरे देशों की होड़ के चक्कर में भाग रहे हैं तो ये और भी गलत है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन, सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और वहाँ से आप यहाँ का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हमारे लोगों को हर चीज़ को समझने में वक्त लगता है, यूज्ड टू होने में वक्त लगता है। तो विकास करें, बिल्कुल विकास की कोई मना नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं साहब विकास के इशू जो अभी तक बंद हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। डांग क्षेत्र में आप चले जाइए, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज भी अंधेरे में, उन्होंने लाइट और बिजली के खम्भों का कभी दर्शन ही नहीं करे कि लाइट होती क्या चीज़ है। सोचा कभी उस बारे में? दावे आप बड़े करते हैं कि साहब हमने हर घर तक लाइट पहुंचा दी, 18,000 गांवों को में बिजली उपलब्ध करवा दी। वहाँ का जब जिक्र करते हैं तो सीधी सी बात है, वो तो साहब वन क्षेत्र में आते हैं, तो वो जानवर थोड़ी हैं, है तो इंसान ही। लाइट तो उनको भी चाहिए, शिक्षा उनको भी चाहिए, स्वास्थ्य उनको भी चाहिए। बाढ़ और ये जो मामले हुए हैं इसके बाद में ऐसे ऐसे दृश्य वहाँ से आ रहे हैं साहब कि गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए रास्ते तक नहीं है, लोग खाटों पर डाल डाल करके बेचारे उनको ले करके जा रहे हैं और घुटनों तक कीचड़ में जा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति हो या नेचुरल कोई डिजास्टर हो तो वहाँ समझ में आता है, लेकिन वहाँ तो पहले से ही नहीं है सर वो चीज़ें। उन चीज़ों को प्राथमिकता से क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? उन समस्याओं को क्यों नहीं दूर किया जा रहा है? आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना दर्द है, कितने सारे भवन ऐसे हैं जो किराए से चल रहे हैं। नई वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, पुरानी वैकेंसियों को आप स्थायी कर ही नहीं रहे। आपने तो वादा करा था कि साहब आते ही सत्ता में अगर हम आए तो सबको स्थायी कर देंगे, संविदा कर्मियों को। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, मत करो आप कोई भर्ती मत करो नहीं, लेकिन कम से कम जो पुरानी भर्तियां हैं उन पर तो ध्यान दे लो। जो बेचारे 2-2, 5-5, 10-10 साल से रगड़ रहे हैं, आपकी सेवाएं देते आ रहे हैं, सरकार को सेवाएं देते आ रहे हैं, उनका तो कुछ कर दो। समय के अनुसार कम से कम उनकी तनख्वाही बढ़ा देते आप। महंगाई बेहताशा बढ़ती जा रही है, खर्चे बेहताशा बढ़ते जा रहे हैं, इनकम लेकिन बढ़ नहीं पा रही है लोगों की।
बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनमें आप नए पद सृजित तो कर रहे हैं, मगर आप पुराने पद जो हैं उन पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उनके बारे में आप गंभीरता से विचार नहीं करते। बार बार आपसे गुहार लगाते हैं, कर्मचारी वर्ग है, विभाग है, बार बार आपके खिलाफ आपको ज्ञापन देता है, लेकिन उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। और जब वो बिल्कुल सड़क पर उतर आता है तब जाकर के सरकार कोई ना कोई आश्वासन दे करके आनन फानन में और फैसला ले लेती है कि चलो अभी तो मामला शांत करो, आगे आने वाली सरकारें देखती रहेंगी। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी न किसी सरकार को तो सोचना पड़ेगा ना। सरकारें आती और जाती चल रहेंगी साहब, लेकिन ये लोग जो 60 साल तक आपको सर्विस देते हैं, नौकरी करते हैं, इन लोगों के दर्द को आपको समझना पड़ेगा। जो घोषणाएं आप करते हैं वो घोषणाएं कितनी उनको हमने अमली जामा पहनाया है, इन चीज़ों पर भी गौर करना पड़ेगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के कल से गहमा गहमी शुरू हो जाएगी पंचायती चुनावों की। कई लोग मैदान में ताल ठोकेंगे और राजनीतिक दल भी अपनी अपनी मूछें खींचेंगे। किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार, इस पर रहेगी हमारी सबकी नज़र। लेकिन जनता से हमारी उम्मीद है और हमारी अपील भी है कि बस सोच समझ करके अपना वोट का इस्तेमाल करना। और एक आजकल व्हाट्सएप पे और सब पे वीडियो चल रहा है ना, एक 500 रुपयों में बिकोगे, दारू में बिकोगे, साड़ियों में बिकोगे तो फिर ऐसी ही सड़कें पाओगे। तो वही चीज़ है साहब कि अगर भाई भतीजावाद, जातिवाद, इनकी चक्कर में पड़ करके वोट किए तो फिर ना आप कुछ कहने के हकदार हो और ना कुछ मांगने के हकदार हो। फिर तो आपको वही शासन झेलना पड़ेगा जो शासन आप देखना नहीं चाहते। अच्छा शासन चाहते हो, अच्छे व्यक्तियों को चुनो, लोकतंत्र को मजबूत बनाओ, अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करो, मगर सोच समझ करके करो। जागरूक नागरिक होने का अपना हक, अपना फ़र्ज़ अदा ज़रूर करें। बाकी छोटे मोटे बहुत सारे मामले हैं जो शहर में चलते रहते हैं। कई सारे दर्शक हैं जो हमारे पास में खबरें भेजते हैं, उनको हम हमारे पेज पर ज़रूर डालते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी था आज सीपी हॉस्पिटल में, उसमें भी बढ़ चढ़ करके युवाओं ने भाग लिया और रक्त एकत्रित किया ताकि किसी का जीवन बचाया जा सके। तुलारा मैरिज होम के वहाँ से आज एक मैम का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने वीडियो फ़ोटो भेजे थे कि साहब उनके बगल में एक खाली प्लॉट है जिसमें गड्ढा करके, और किसी व्यक्ति ने जिसका वो प्लॉट है उसने वहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया और वो पानी अब नीम के द्वारा रिसाव होकर के उनके घर में पहुँच रहा है, उनके मकान को गिरने का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे भी लोग हैं। लोगों ने सड़कों पर भैंस बांधना अभी तक बंद नहीं किया, लोगों ने सड़कों पर गोबर डालना अभी तक बंद नहीं किया। इसको लेकर के भी मैंने आज आयुक्त साहब से बात की है और आयुक्त साहब ने कहा कि पहले भी कई बार नोटिस दे चुके हैं, मगर क्या करें साहब, लोग इतने बेशर्म हैं कि उन्होंने तो यहीं सड़कों पर ही अपना ढाबा खोल दिया। जब आपके पास जगह नहीं है, सिस्टम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ज़रूरी थोड़ी है इन चीज़ों को कि आपकी वजह से लोग परेशानी पा रहे हैं। किसी के दरवाजे के सामने आप गोबर डाल रहे हो। आदर्श नगर में ये कंडीशन हो रही है सर, प्लॉट गोबर और गंदगी से, कीचड़ से भरे पड़े हैं। सड़कों पर भैंस बांध रखी है। नशिया कॉलोनी में आप चले जाओ, नहर रोड की तरफ आप चले जाओ, मतलब ये कंडीशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब गलत है, जो बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है, वो सारा अपना करते हैं सारी चीज़ों का निस्तारण। मगर ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती दूसरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि हम अपने शौक़ के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इनकम के लिए 2-2 भैंस छाती पे बांध ली, और सबसे बड़ी बात है दूसरों को परेशान कर रहे हैं, गोबर भी वहीं डाल रहे हैं और दिन भर वो सड़क पर बैठी रहती हैं। और आयुक्त महोदय, आवारा जानवरों का, आवारा पशुओं का भी इलाज करिए अब, क्योंकि बारिश की वजह से अब ये सारे आवारा पशु जो है ना सड़कों पर बैठे रहते हैं रात को। और रोड लाइट की स्थिति क्या है ये आपसे छुपी हुई नहीं है। किन किन इलाकों में अंधेरा रहता है, बाइकर जो हैं वो टकराएंगे अब इनसे और दुर्घटनाएं होंगी। या तो वो दुर्घटनाग्रस्त होंगे या सवारी दुर्घटनाग्रस्त होगी। उन पर भी गौर करें। छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन्हीं को सॉल्व कर दोगे ना तो लोग उसी में खुश हो जाएंगे साहब। हम हिंदुस्तानी हैं, एडजस्ट करना जानते हैं। 52 सीटर की अगर बस है और अगर आप चैलेंज करोगे ना तो 300 आदमी भी बैठ जाते हैं ना, कर लेते हैं हम एडजस्ट। लेकिन छोटी छोटी खुशियों के लिए मोहताज अगर आम आदमी रहे तो ये गलत बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का अंशुल पहलू आपको पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी खबरें, अपने सुझाव, अपनी सलाह हमें भेजते रहें। लगातार हम आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं उठाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और फ़ोन पंचायत लापरवाही मत करना। लगातार लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान हो भी रहा है।
चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे शहरी क्षेत्र की हो, क्योंकि हमने उसमें प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ा है ताकि हम तुरंत खबरें उनको भेज देते हैं और उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं, तो उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। तो फ़ोन पंचायत ऐप जो है फटाफट डाउनलोड ज़रूर करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें, और उस पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं निःशुल्क है। और हाँ, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं या प्लम्बर हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपको हम रोज़गार दे सकें, आपको बता सकें कि आपकी सेवाओं की कहाँ आवश्यकता है, वहाँ जा कर के और आप 2 पैसे कमाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।